हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने आपके ईवीएस सब्जेक्ट से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटेट के लिए क्वेश्चंस रखे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले क्वेश्चन हैं। तो आज के सेशन में आप सभी लोगों को एंड तक बने रहना है। जितने भी नए साथी आए हैं चैनल पर, वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता है तो भी आप लोग 11 बजे लाइव आ जाया करिए। डेली ये क्लास आपकी 11 AM पे होती है, तो इसी के साथ आप लोग डेली 11 AM पे आ जाया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और आज के सेशन को बहुत ही यूनिक बनाते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए किसी एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। ये किस राज्य के लोग बनाते हैं? विकल्प दे रखे हैं राजस्थान, उड़ीसा, लद्दाख और असम। सभी लोगों को जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर कर देना है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोगों ने कई बार पढ़ रखा है। काफ़ी लोगों को तो ये क्वेश्चन रट भी गया होगा। तो देखिए कहाँ की बात हो रही है। ग्रामीण लोग हैं जो कि ढालू छत वाले लकड़ी के मकान को मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो ये राज्य है आपका असम। विकल्प डी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। देखिए अगर हम असम की बात करते हैं तो असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो है सत्रिया। और असम राज्य में ही आपका बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है। इस वजह से वहाँ के लोग क्या करते हैं, वो बांस के खंभों पे अपना घर बनाते हैं। और यहीं का जो भेला घर होता है, वो जब आपका असम का बिहू फेस्टिवल आता है तब उसे जला करके लोग वहाँ पर उसकी परिक्रमा करते हैं। और ये मनाया किस लिए जाता है? जब आपके चावल की नई फसल आती है तब आपका बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो इतनी जो आपके फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये सभी आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि सीटेट आपका आप लोगों को पता है कि स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है। इसलिए हम आपको बार बार रिवाइज कराते रहते हैं ताकि आपको रिवाइज होता रहे, आप लोग भूले नहीं और ना ही आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस मटर के पौधे के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो झाड़ पाए जाते हैं, जैसे कि चिकने या खुरदरा, लंबे या बौने, पीले या फिर हरे आदि। तो आपको बताना है ये कौन थे। जॉर्ज मिस्ट्रल थे, चार्ल्स डार्विन थे, MS स्वामीनाथन थे या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल थे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आप सभी लोग कर देंगे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मटर के पौधे की। तो मटर के पौधे पे किसने अपना प्रयोग किया था? ये थे आपके ग्रेगर जॉन मेंडल, मतलब कि विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं जॉर्ज मिस्ट्रल की, तो इन्होंने जो आपका वेलक्रो था, आपका NCERT में आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, तो इन्होंने जो वेलक्रो था उसकी प्रकृति से प्रेरणा लेकर के उसे बनाया था। ये क्या होता है आपका, एक दूसरे वाली चीज़ों को जो चिपकाने के लिए यूज़ किया जाता है उसे ही वेलक्रो कहा जाता है। ठीक है, तो वही इन्होंने प्रकृति से प्रेरणा लेकर के इन्होंने बनाया था। अगला देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। जल्दी से आंसर कर देंगे आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो विकल्प सी हो जाएगा, आंवला, पालक और गुड़। इसके अंदर जो लौह तत्व होते हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए जो भी नए साथी आए हैं वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो इस पहले से इस क्लास में है वो सभी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो इसलिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को बिना कहे लाइक कर दिया करिए, है ना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमसे। हम खाना खाते हैं और पाचन क्रिया होती है, तो पाचित भोजन से उपयोगी पदार्थ निम्न में से किसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? विकल्प दे रखे हैं बड़ी आंत की भित्ति के द्वारा, अमाशय की भित्ति के द्वारा, छोटी आंत की भित्ति के द्वारा या फिर लीवर में। तो जल्दी से आंसर करना है। इसका जो सही आंसर जाएगा वो विकल्प सी के साथ
छोटी आंत की भित्ति द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अलबरूनी जिस देश से आया है उसका नाम क्या है। विकल्प दे रखे हैं अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और कजाकिस्तान। जल्दी से आंसर कर देना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो विकल्प बी उज्बेकिस्तान, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। विकल्प दे रखे हैं, इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए या अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। तो जल्दी से आंसर आप सभी लोग कर देंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए क्या आंसर इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को शेयर करेंगे ताकि और भी बच्चे जुड़ें। तो इसमें आपसे क्या पूछ रखा था, सही नहीं है, तो इसका जो विकल्प होगा वो विकल्प बी, मतलब रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो विकल्प बी के साथ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा कैसी हो जाएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करना है। और हम तब तक विकल्प पढ़ देते हैं। कह रहा है कि अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी, केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, विकल्प डी, मतलब कि बंजर हो जाएगी। बाकी के ऑप्शन आपके नहीं बनाई, अन्य फसलों के लिए उपजाऊ बनेगी, क्योंकि बार बार उसमें फसल उगा रहा है तो जमीन वो क्या होगी, बंजर हो जाएगी, ना कि उपजाऊ बनेगी। यहाँ पे केवल वाली बात आ गई, इससे आप पहचान सकते थे ये आंसर आपका नहीं बनेगा। जुताई के लिए उपयुक्त बनेगी, तो ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी खेत में बार बार एक ही फसल को उगा रहे हैं तो वो जुताई के लिए कभी भी उपयुक्त नहीं बन पाएगी, बल्कि वो धीरे धीरे बंजर होती चली जाएगी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार क्या है। एक शिक्षक है ईवीएस का जिसने क्या किया, रेलवे टिकट का एक सैंपल दिखाया है, तो उसका विचार क्या है। कह रहा है कि उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान प्रदान करना, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन कौशल को विकसित करने का अवसर देना, छात्रों को रेल किराया के बारे में बताना, निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना। तो आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए भी आप सभी। बताइए क्या आंसर इसका सही होगा। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। इसका देखिए विकल्प बी एकदम सही होगा। कह रहा है कि वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करना और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। तो टीचर वो किस लिए दिखा रहा है, क्योंकि वो छात्रों को उनके बारे में बताना चाहता है कि जो आपका टिकट होता है उस पर आपका डेट लिखा रहता है, यात्री का जो संख्या होती है वो भी लिखी रहती है ना, तो इन सब चीज़ों को उस पर लिखा जाता है। तो उसी चीज़ के अवलोकन के बारे में जो छात्रों का कौशल है उसको टीचर विकसित कर रहा है, तो वही बात यहाँ पर कही गई है। तो उसी का वो उसे अवसर दे रहा है दिखा करके कि बच्चे जो हैं वो उस टिकट को देख करके कुछ चीज़ों को सीखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं। श्वसन, वृद्धि, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे। तो देखिए इसका जो सही आंसर बनेगा वो विकल्प सी, वाष्पोत्सर्जन। अगला देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में या फिर दक्षिणी क्षेत्र में। तो आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए भी। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो विकल्प ए, मतलब कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपका स्थानांतरित खेती जो होती है वहां पर की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि पटसन पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। विकल्प दे रखे हैं फल, पत्ती, बीज और तना। आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए भी जल्दी से।
पटसन आपका किस पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो देखिए इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा विकल्प डी वाला, तना। अगला देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसके सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? प्रतियोगिताएं आयोजित करना, खेल और परिवार, परिवार समाज और खेल। तो आंसर कर देना है कि किसकी हेल्प से कार्य करने का अभिप्राय जो होता है वो सीखने से है। जल्दी से आंसर कर देंगे इसके लिए भी। तो देखिए इसका जो विकल्प डी बनेगा वो एकदम सही आंसर बनेगा, परिवार समाज और खेल। तो देखिए जब आपका परिवार समाज और जो आपके खेल होते हैं, जब ये सब आपके सहयोग करते हैं आपके लिए, तो आप क्या करते हैं, इन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखते हैं, है ना। जब आप कोई भी खेल खेलते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपको उनसे कुछ लॉस होता है, आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट होता होगा और उन चीज़ों से आप कुछ ना कुछ सीखते होंगे। ऐसे ही आपका परिवार हो गया, परिवार से भी आप सभी लोग कुछ ना कुछ सीखते ही होंगे और समाज से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो वही यहाँ पर पूछ रखा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पशु की त्वचा पर विविध पैटर्न या फिर डिज़ाइन। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके टाइगर होते हैं उनके शरीर पर डिज़ाइन वगैरह बनी होती है ब्लैक और लाइट ऑरेंज कलर में, तो वो किस लिए बनी होती है? कह रहा है कि उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करती है, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, परावर्ती प्रकाश के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो आंसर कर देंगे जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए भी। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही थी? पशु की त्वचा पर जो आपके डिज़ाइन बने होते हैं वो होते हैं, उनकी त्वचा पर जो बाल होते हैं वो उन्हीं के कारण होते हैं। ठीक है, इसका विकल्प बी जो होगा वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उस जलवायु के कारण भी होते होंगे जहाँ पर वो रहते हैं। तो देखिए ये जलवायु मैटर नहीं करती है ना, सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है? उनकी त्वचा, क्योंकि उनकी त्वचा पर जो बाल होते हैं वो वही तो उगते रहते हैं ना। आप उनको किसी भी एटमॉस्फेयर में रख दीजिए, वहाँ पर उनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर डी ना होकर के बी वाला बनेगा, क्योंकि उनके जो बाल होते हैं वो उन्हीं के कारण उन पर जो है वो डिज़ाइन बनती है, ना कि जलवायु के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है किस पर? वास्तविक स्थान, रोजमर्रा की चुनौतियां, असल जीवन की घटनाएं, वास्तविक लोग और उनके अनुभव। आंसर करेंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। तो देखिए आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है ईवीएस की, उसमें जो अंतरिक्ष में सुनीता टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है वास्तविक लोग और उनके जो अनुभव थे उन चीज़ों के बारे में, मतलब कि विकल्प डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में किसका समर्थन नहीं करती है? क्या पूछ रहा? नहीं करती है, नहीं पर फोकस करना है। अगर नहीं पर फोकस नहीं करेंगे तो आपकी नैया डूब जाएगी। ठीक है, तो इसलिए नहीं पर जरूर फोकस करना है और सही पर फोकस करना है। क्या पूछ रहा है आपसे, क्या नहीं पूछ रहा है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके पढ़ना है क्वेश्चन को। ठीक है, कह रहा है कि बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, बच्चे कम गलतियां करें, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जल्दी से। इसी के साथ एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और भी बच्चे जुड़े आपके साथ, और जितने भी नए हैं चैनल पे वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और क्लास को लाइक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही थी? समर्थन नहीं करता है, वो भी किसका? पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है। देखिए विकल्प क्या कह रहे हैं? बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, तो बिल्कुल ये बात आपकी एकदम सही है। पर्यावरण में जब तक आप करके सीखने के अवसर आपको नहीं मिलेंगे तब तक आप किसी भी चीज़ को नहीं सीख पाएंगे, चाहे वो आपकी पर्यावरण हो या फिर आपका किसी भी फील्ड में आपको जाना हो या कुछ करना हो। जब तक आपको किसी भी चीज़ को सीखने के अवसर नहीं मिलेंगे तब तक आप उन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो उन चीज़ों के अंदर आप सिमट करके रह जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि अवसर ज़्यादा से ज़्यादा मिलने हैं। बी कह रहा है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त समय और इसी के साथ जो स्थान होता है वो भी उन्हें मिलना चाहिए। सी कह रहा है कि बच्चे कम गलतियाँ करें।
कम गलतियों का मतलब तो कुछ है नहीं ना। जब तक बच्चे गलती नहीं करेंगे तब तक किसी चीज़ को सीख भी नहीं पाएंगे ना। तो बच्चों का गलतियां करना लाजमी है। जब तक वो गलती नहीं करेंगे तब तक आप उनको सुधार भी नहीं सकते, ना ही बच्चे उसको सुधार करके आगे बढ़ सकते हैं। वो उन्हीं गलतियों में क्या रहेंगे, उलझे रहेंगे। तो यही यहाँ पर गलत हो रखा है। डी कह रहा है बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, तो ये भी आपका पॉजिटिव है। जब तक बच्चे प्रश्न नहीं पूछेंगे उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई क्रिएटिविटी नहीं आएगी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रखा था, नहीं है, तो इसका जो सी वाला होगा वही आंसर बनेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, ईवीएस का एक शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी और कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्पी व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग करता है किस चीज़ का? टीचर है वो क्या कर रहा है, एक डायरी और एक पेन रखता है अपने पास में और स्टूडेंट्स के जितने भी प्रतिदिन के जो अर्थपूर्ण और दिलचस्पी व्यवहार होते हैं वो उनका अवलोकन करता है। तो शिक्षक क्या प्रयोग कर रहा है यहाँ पे? क्रम निर्धारण मापनी, दृष्टांत वर्णन उपकरण, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका दृष्टांत वर्णन उपकरण। ठीक है, तो वो उसका अवलोकन कर रहा है तो वो उन सभी का रिकॉर्ड इसके अंदर रखेगा। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं क्रम निर्धारण मापनी की, तो ये आपकी रेटिंग स्केल होती है और जो आपकी चेकलिस्ट होती है इससे आप सही और गलत का टिक लगाते हैं। मतलब कि बच्चे ने क्या चीज़ ग्रहण कर ली है, क्या चीज़ नहीं ग्रहण की है, किस चीज़ में वो फेल हो रहा है, किस चीज़ में वो पास हो रहा है। तो इन चीज़ों का निर्धारण कैसे करते हैं आप? क्रॉस करके और सही का टिक करके। ठीक है, बात करते हैं अगर पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो में क्या होता है, बच्चे के पूरे एक साल का रिकॉर्ड रखा जाता है कि बच्चे ने क्या सीखा है, कहाँ उसकी गलतियाँ हुई हैं, वो कितना पीछे रह गया है ना। तो उसका जो पूरा रिकॉर्ड होता है बच्चे का वो सब पोर्टफोलियो के अंदर ही सम्मिलित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है? विकल्प दे रखे हैं सत्रिया, चेराओ, बैसाखी और कथकली। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मिजोरम की। तो मिजोरम का जो नृत्य है वो है चेराओ, विकल्प बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कक्षा 3 के अध्याय हम चीज़ें कैसे बनाते हैं में दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है? बहुत ही अच्छे से और ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। विकल्प दे रखे हैं समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक वेतन की अवधारणा, व्यवसाय की अवधारणा, घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा, शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा। जल्दी से कर दीजिए आंसर क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर बनेगा वो बन जाएगा विकल्प सी वाला, घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा। बात कैसी हो रही कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं। वहाँ पर किस टॉपिक को दे रखा है, दीपावली के टॉपिक को। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि दिवाली में क्या होता है कि घर की जितने भी लेडीज़ें होती हैं वो सब सफाई करती हैं, तो इस वजह से वहाँ पर यही बात दे रखी है। तो किसकी बात आ गई है कि लड़कियाँ काम करेंगी और लड़के काम नहीं करेंगे। तो बात किसकी आ गई, लिंग संबंधी भेदभाव की। यहाँ पर रूढ़िबद्धता की बात की जा रही है। ठीक है, तो वही यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि एक जो दिवाली का चैप्टर है वो कहानी किस पर केंद्रित है। तो घरेलू कामकाज में जितने लिंग संबंधी भेदभाव हैं उनकी बात की गई है कि लड़कियां काम करेंगी लेकिन लड़के काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया था। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कि एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा और उसी से गर्म नामक पाठ डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। यह है छात्रों की रुचियाँ, प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ, जल चक्र के प्रत्यय का, संघनन की प्रक्रिया का। जल्दी से आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए क्या इसका आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा वो प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ के बारे में बताया गया है। तो इसका विकल्प बी वाला आंसर सही होगा। जिसने भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है अभी भी टाइम है आपके पास, आप लोग एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि कुछ लिमिटेड ही चैप्टर हैं और क्वेश्चन आपके वहीं से बनने हैं, इसलिए आपको एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना है। चलिए
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि खत्म बंद का प्रयोग किया जाता है। विकल्प दे रखे हैं हाउस बोट, इग्लू, डोंगे और रेबो। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा विकल्प ए, हाउस बोट। खत्म बंद क्या है आपकी? खत्म बंद जो है वो एक प्रकार की कास्ट होती है जिसपे नक्काशी की जाती है, मतलब कि ये नक्काशी युक्त एक लकड़ी होती है। नाम जो है वो खत्म बंद है। ये पाई कहाँ जाती है? तो ये आपकी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। इसी के साथ ही कितने फुट तक लंबी होती है? तो आपकी जो हाउस बोट होती है ये 90 फुट तक लंबी होती है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं इसी के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि हिमालय में मैपल एक औषधि पौधा है जो उस क्षेत्र में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखेंगे? बाहुल प्रचुर क्षेत्र में, संकट संपन्न क्षेत्र में, अन्य स्थानिक क्षेत्र में या फिर स्थानिक क्षेत्र में? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर बनेगा वो विकल्प बी हो जाएगा, संकट संपन्न क्षेत्र, क्योंकि अब मैपल जो है वो आपके बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? फोकस किससे करना है? नहीं पर। चींटियां, मधुमक्खी, दीमक और भृंग। तो देखिए चींटियां जो होती हैं ये भी आपकी सामाजिक कीट है, मधुमक्खी है ये भी सामाजिक कीट है, दीमक है आपकी ये भी सामाजिक कीट है। बचा क्या? भृंग। मतलब कि भौरा जो है ये सामाजिक कीट नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप में नहीं रहता है बल्कि सिंगल इधर उधर भागता रहता है ना, इस वजह से इसे जो है वो सामाजिक कीट नहीं कहा गया है। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23। ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है विद्यार्थियों को अंक एवं श्रेणी देना। क्या ऐसी बात है? तो देखिए अंक एवं श्रेणी कभी भी नहीं देना है। ये तो एक तरह से डिफ्रेंशिएट करने की बात आ जाती है बच्चों में कि एक बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, एक बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो आप उसे जो है वो अंक दे देंगे, उसे ग्रेड दे देंगे ना। और जो बच्चा पढ़ने में नहीं अच्छा, आप उन्हें सिखाएंगे नहीं बल्कि उन्हें क्या करेंगे और गिरा देते हैं आप लोग। तो ये काम नहीं करना है बिल्कुल भी। बी कह रहा है कि विद्यार्थियों की विषय अनुसार प्रगति का आकलन करना। तो देखिए यहाँ पर क्या आप उनके विषय के अनुसार उनकी प्रगति का आकलन करेंगे? तो ये बात जो है आपकी बिल्कुल सही दे रखी है यहाँ पे। सी कह रहा है कि विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना। तो देखिए ना ही क्वालिटी पे संबोधित करना है ना ही उसकी क्वांटिटी पे कोई संबोधित करना है। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पे गलत हो जाएगी। डी कह रहा है कि विद्यार्थी को अगली कक्षा में पदोन्नत करना, मतलब कि जो आपका विद्यार्थी है उसे आप अगली क्लास में पहुंचा दीजिए, मतलब कि उसे क्रॉस करवा दीजिए। वो उस क्लास में ना पढ़ करके उसे आप अगली कक्षा में पहुंचा देंगे तो वो रचनात्मक मूल्यांकन संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य माना जाएगा। क्या ऐसी बात है? तो ऐसा नहीं होता है ना, ये भी नहीं होगा। तो इसका विकल्प बी वाला बनेगा कि विद्यार्थियों की विषय के अनुसार उनकी प्रगति का आकलन करना है कि बच्चा सब्जेक्ट वाइज कैसा है पढ़ने में, कैसा नहीं है, तो उसी चीज़ का यहाँ पे आकलन करना है आपको। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने का सबसे प्रभावशाली साधन है शिक्षक द्वारा व्याख्यान। तो देखिए शिक्षक द्वारा व्याख्यान बच्चों को जोड़ने का कोई प्रभावशाली साधन थोड़ी ना माना गया है, ये गलत हो जाएगी। कह रहा है कि पाठ्यपुस्तक का पठन, तो पाठ्यपुस्तक पढ़ लेने से भी अगर आप पर्यावरण अध्ययन की अगर आप पाठ्यपुस्तक पढ़ लेते हैं तो ये बच्चे का सबसे प्रभावशाली संसाधन नहीं माना गया पाठ्यपुस्तकें। कक्षा निर्देशन भी आपकी नहीं मानी गई हैं। बचा क्या? विकल्प डी। तो इसका यही आंसर हो जाएगी। जो आपकी कहानियाँ और किस्से होते हैं ये पर्यावरण अध्ययन में जो बच्चे होते हैं उनको एक दूसरे से जोड़ने का सबसे प्रभावशाली साधन माना गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कैसा होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? विकल्प दे रखे हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन के महत्व पर जोर देना, वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना व प्रत्याहान करना, बच्चे की कंठस्थ करने की कला का विकास करना, लिंग संबंधी विषयों की तथा हाशियाकरण के मुद्दे पर समालोचना करना। एनसीएफ 2005 के अनुसार बताना है, इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करिएगा।
तो देखिए क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन के महत्व पर जोर देना। तो कभी भी वर्णन के महत्व पर जोर नहीं देना है। बच्चों को कभी भी किसी भी चीज़ पर अगर आप प्रेशर देके उन्हें सिखाएंगे तो बच्चे कभी भी सीखेंगे नहीं। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए ना। तो उस पर कभी भी किसी भी चीज़ का सीखने के लिए प्रेशर नहीं देना है। बी कह रहा है कि वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना और प्रत्याहान करना। ये बात आपकी एकदम सही है। बी कह रहा है कि बच्चे की कंठस्थ करने की कला का विकास करना। कंठस्थ कभी भी नहीं कराना, ये आपका निगेटिव वर्ड होता है। याद कराना, नहीं, ना, ये सब जितने भी होते हैं सबके निगेटिव वर्ड आते हैं। डी कह रहा है कि लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यकरण के मुद्दे पर समालोचना करना। तो यहाँ पर बात किसकी होगी? लिंग संबंधी। कभी भी आपको जेंडर की बात नहीं करनी है। वो लड़का है, ये लड़की है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती। तो ये सब किसकी बात होती है? ये सब जेंडर पे डिपेंड हो जाता है। और हास्यकरण के मुद्दे पर समालोचना भी कभी नहीं करना है कि वो गरीब है तो वो कुछ नहीं सीख सकता है, वो अमीर है तो वो बहुत कुछ सीख सकता है। तो ये भी नहीं करना है ना। तो इसका जो उद्देश्य होगा वो हो जाएगा बी वाला, वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दे को पहचानना और उनका प्रत्याहान करना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। वालसाड शहर हैदराबाद शहर जो कि तेलंगाना राज्य में पड़ता है के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? विकल्प दे रखे हैं पश्चिम, उत्तर, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो किसकी बात हो रही है? वालसाड शहर की। तो वालसाड पड़ता कहाँ है आपका? ये पड़ता है आपका गुजरात में। तो देखिए ऐसे रफली मैप बना के बता दे रहे हैं। यहाँ पे पड़ता है आपका गुजरात और हैदराबाद कहाँ पे पड़ता है आपका? यहाँ पर, ठीक है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आपको देखना है वालसाड शहर को। तो देखिए ऐसे करके हम डायरेक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे हो गया आपका नॉर्थ, यहाँ पे हो गया आपका साउथ, यहाँ पे हो गया आपका वेस्ट, यहाँ पे हो गया आपका ईस्ट। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है वालसाड शहर जो है वो हैदराबाद शहर के सापेक्ष किस दिशा में है। तो ये आपका कहाँ पड़ेगा? उत्तर पश्चिम में, ठीक है। तो इसका जो विकल्प सी हो जाएगा वो एकदम सही आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किसे प्रस्तावित नहीं करती है? तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, बच्चे के अनुभव और संदर्भ को जोड़ना, विषय अनुसार उपागम, हस्तपरक क्रियाकलाप। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किसे प्रस्तावित नहीं करती है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। तो देखिए तकनीकी शब्दावली से कभी भी बच्चे को परिचित नहीं कराना है, बल्कि बच्चे को किससे परिचित कराना है? उसकी मानसिक संरचना के जो अनुकूल होगी उसी से परिचित कराना है, जिससे कि वो किसी भी चीज़ को समझ पाए। तो यही यहाँ पर गलत दे रखा है। आगे भी चेक कर लेते हैं। बच्चे के अनुभव और संदर्भ को जोड़ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब तक आप बच्चे को उसके अनुभव और जो उसके संदर्भ होते हैं उनसे जोड़ करके नहीं सिखाएंगे तब तक वो किसी भी चीज़ को नहीं सीखते हैं। विषय अनुसार उपागम, ये बात भी बिल्कुल सही दे रखी है। हस्तपरक क्रियाकलाप, ये बात भी बिल्कुल सही। जब तक बच्चे अपने हाथ से स्वयं से करके नहीं सीखेंगे किसी भी क्रियाकलाप को तब तक उनमें कोई भी क्रिएटिविटी नहीं आएगी, ना ही वो कभी किसी चीज़ को सीखने में इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। तो इसका जो विकल्प पहला वाला होगा वही आंसर बनेगा, क्योंकि नहीं पूछ रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? अब यहाँ पर सही पूछ रखा है। ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा, अनुभव द्वारा सीखना, विकल्प सरकारी डी, मतलब कि इनमें से सभी। जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 28 का भी आंसर। देखिए अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो आप सभी लोग बिना कहे लाइक कर दिया करिए। बहुत कंजूस हैं आप लोग, है ना, लाइक भी नहीं करते हैं क्लास को। तो इसका क्या आंसर बनेगा? विकल्प डी वाला, इनमें से सभी, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा और अनुभवों के द्वारा सीखना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? नहीं वाला बताना है। कह रहा है अफाई, भारतीय सैल अजगर पाइथन, करैत या फिर दुबोइया। पता है आप लोगों को दुबोइया किसे कहते हैं? जिसके दो मुंह होते हैं।
इन्होंने इतनी तरक्की करी है भारत में कि अपने इन्होंने 2-2 मुंह बना लिए है ना, इसके 2 मुंह होते हैं सांप के। तो आपको कौन सा बताना है इसमें जहरीला नहीं है, तो जल्दी से बताइए कौन सा जहरीला नहीं है। तो इसमें जो आपका सांप जहरीला नहीं है वो है विकल्प बी वाला, भारतीय सैल अजगर पाइथन। ये क्या करता है, ये इंसान को अपने में लपेट लेता है, फिर उसे अच्छे से तोड़ मरोड़ देता है ना। तो यही जो होता है ये जहरीला नहीं होता, ये काटता नहीं है, डसता नहीं है किसी भी इंसान को, ठीक है, ये उसे तोड़ देता है बल्कि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आंसर सभी को देना है। विकल्प दे रखे हैं पौधे, पेट्रोलियम, कोयला और यूरेनियम। तो इसका विकल्प सी जो हो जाएगा वो सही आंसर बनेगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी साथियों को ये क्लास, आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। और जितने भी नए साथी आए हैं इस चैनल पे वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसी के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आपको सारी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता है तो भी आप सभी लोग टाइम से क्लास पे आ जाया करिए। डेली 11 AM पे आपकी क्लास होती है EVS की। इसी के साथ आपको आज का स्कोर भी शेयर करना है कि आप लोगों को 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तो उसके बारे में भी बताना है ताकि आपको पता चल सकेगा और हमें पता चल सकेगा कि जो आपकी तैयारी है वो कितनी स्ट्रांग हो चुकी है और कहाँ पर कमी आ रही है, ठीक है। तो आप सभी को स्कोर भी शेयर करना है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।